सभी को नमस्कार। पंचनद शोध संस्थान भिवानी अध्ययन केंद्र की ई गोष्ठी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की गोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर मदन मानव जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय भिवानी, और गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर बी के कुठियाला जी, नमस्कार। निदेशक पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़। और आज की गोष्ठी का जो विषय है वो है कोरोना महामारी से बचाव में प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा की भूमिका। आज के समय में ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर भारतवासी और पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माइक को हैंडओवर करता हूं डॉक्टर मदन मानव जी को, जो अपने विचारों से आपको लाभान्वित करेंगे। डॉक्टर मदन मानव जी। जी नमस्ते सभी को। नमस्कार। और पंचनद शोध संस्थान के जितने भी साथी हैं, विशेष तौर पर श्री कोठालिया जी, प्रदीप जी और भिवानी के इंचार्ज श्री अजीत जी और सब साथियों को मेरा विनम्र नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आपने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को विषय के रूप में चुना और जितने भी हमारे श्रोता रहेंगे उन सब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत ध्यान से सुने और इसका लाभ उठाएं, ताकि जो आपका पंचनद शोध संस्थान का जो प्रयास है उस प्रयास को सार्थकता मिले। आइए आरंभ करने से पहले हम सबसे पहले परमपिता परमात्मा का सर्वोत्तम और सूक्ष्म नाम ओम का एक साथ एक बार उच्चारण करेंगे। इसके लिए सभी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बना करके रीढ़ सीधी रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए सीधे बैठेंगे। परमात्मा की असीम कृपा को अपने आसपास महसूस कीजिए। असीम शक्तियों का स्वामी परमात्मा है और वो हमें सब कुछ दे सकता है। आइए हम उसे पुनः एक बार प्रणाम करते हुए अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। आप सबका सहयोग के लिए धन्यवाद। सभी आंखें खोल लीजिए। आज का हमारा विषय है कोरोना के उपचार में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की भूमिका। प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको आधार बनाकर मैं आज आप सबके समक्ष इस विषय पर अपने ये विचार रख रहा हूं। प्राकृतिक चिकित्सा का एक सबसे पहला सिद्धांत है कि रोग शरीर में विकार एकत्र होने से होते हैं। उन विकारों को यदि बाहर निकाल दें वही उनका समाधान है। और दूसरा सिद्धांत है कि बैक्टीरिया और वायरस अपने आप में रोग का पहला कारण नहीं है। रोगग्रस्त शरीर में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। और तीसरा सिद्धांत है शरीर अपने आप को स्वयं ठीक करता है। कोरोना के संदर्भ में हम इन तीन सिद्धांतों को आधार लेकर के और अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इन दिनों जैसे आप रोज मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सभी लोग उससे ग्रस्त होकर के और मौत की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। बहुत लोग ठीक हो रहे हैं।
तो यदि कोरोना अपने आप में ही कारण होता तो फिर जो एक बार इंसिडेंट हो गया वो उससे निकलना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जिसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वो इससे बच रहा है और बाकी लोग इससे ग्रस्त हो रहे हैं। और इस बात से पूरी दुनिया के चिकित्सक और वैज्ञानिक और सभी लोग सहमत हैं कि इससे बचने का सबसे अच्छा माध्यम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है योग में प्राकृतिक जीवन। योग में प्राकृतिक जीवन को साथ चल करके यदि हम जिएंगे तो परमात्मा की शक्तियों को महसूस करते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लगभग 81 से 90% किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो किसी वायरस की वजह से हो, किसी भी तरह से हो, उन सबसे हम बचाव अपना कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार इस पृथ्वी पर लगभग 10 खरब वायरस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अनुसार जिनमें से लगभग 6,828 का अभी नामकरण किया जा चुका है। बाकी का तो नामकरण अभी होना बाकी है। उनमें से एक ही अभी हमारे सामने आया, कोविड-19। हमारी इस हवा में हर समय हर तरह के अनेक तरह के बैक्टीरिया और वायरस हैं। तो अब हम किस किस से बचेंगे? सबसे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बना करके रखें। अब इसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा क्या भूमिका निभा सकती है, उसी बात को हम आगे सुनेंगे। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और परम तत्व परमात्मा जो इन 5 तत्वों को संचालित करता है, उससे सारी सृष्टि संचालित हो रही है। उस परम तत्व के बिना ये पांचों तत्व भी अधूरे हैं, कोई काम नहीं कर सकते चेतना के बिना। तो उन्हीं 5 तत्वों को साथ देने वाला और उनको संचालित करने वाला परमात्मा। तो हम इस रोग से बचने के लिए सबसे पहले ध्यान ये रखें कि उस परमात्मा को अपने हर श्वास के साथ में याद रखें। वो असीम शक्तियों का स्वामी है और कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हमें दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, भारतीय संस्कृति में प्रार्थना को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है और अब आधुनिक शिक्षा विज्ञान भी इसको स्वीकार करने लगा है। अभी मैं इसका विषय का अध्ययन करता रहता हूं तो जानकारी में आया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कनसास अमेरिका में है, वहां डॉक्टर धनंजय हैं जो एक प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है। वो 1000 लोगों पर प्रार्थना के माध्यम से कोरोना का इलाज करने का एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। उनको अमेरिकन सरकार ने परमिशन दी है। वो कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास तो ऐसा भी कुछ सामने स्पष्ट तौर पर नहीं आया है, वैज्ञानिक और चिकित्सक प्रयासरत हैं, लेकिन हमारे जो परंपरागत विज्ञान है वो निश्चित रूप से लाभकारी है। तो क्यों न हम उसका लाभ उठाएं। तो प्रार्थना पर एक रिसर्च अभी अमेरिका में कनसास में शुरू होगा। इसी तरह से हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में और भारतीय जीवन पद्धति में या योग में प्राकृतिक जीवन में हम सात्विक आहार की बात करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी सात्विक आहार की बात की है। और ये भी देखने में आया कि अभी जो लोग इस बीमारी से रोगग्रस्त हुए उनमें से ज्यादातर लोग मांसाहार करने वाले हैं। तो जो सात्विक आहार यदि हम करते हैं तो भी इस बीमारी से हम बचे रह सकते हैं। और ये प्रयोग भी एक अभी लंदन में चल रहा है। भारतीय मूल के एक चिकित्सक हैं डॉक्टर असीम मल्होत्रा जी। वो बेसिकली तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अभी उन्होंने हमें सचेत किया है, पूरी दुनिया के लोगों को सचेत किया है कि यदि आप सात्विक आहार लेते हैं, फास्ट फूड से बचते हैं, तो आप इस रोग से अपना बचाव कर सकते हैं। जहां तक योग में प्राकृतिक जीवन की बात है तो उसमें मैं सबसे पहले सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि हमें दुनिया भर की जानकारी तो है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमारे शरीर की जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है और उसे हमें कैसे पूरा करना चाहिए। अभी
हम लोग जी रहे हैं, लेकिन जीने की जो पहली हमारी सबसे आवश्यकता है वो है श्वास। और विडंबना ये है कि हम ये श्वास किस तरह से लेना चाहिए यही हम नहीं जानते। मैं अनेक शैक्षणिक संस्थानों में जाता हूँ और वहां में से 80 से 90% लोग ठीक ढंग से सांस लेना ही नहीं जानते, और उसी का परिणाम है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। अब वो ठीक से श्वास लेने का तरीका क्या है वो आप प्लीज एक बार समझ लीजिएगा। हमारे फेफड़ों की क्षमता है लगभग 4 से 6 लीटर वायु अपने अंदर स्टोर करने की, लेकिन जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लेते हैं उसमें मुश्किल से हम 1 से 1.5 लीटर वायु अंदर ले जा पाते हैं। तो फेफड़ों की जो बाकी क्षमता है उसका कभी हम प्रयोग ही नहीं कर पाते। और ये रोग कोविड-19 का जो वायरस है वो सबसे ज्यादा हमारे फेफड़ों को ही प्रभावित कर रहा है। तो फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए सबसे अच्छा जरूरी लगता है डॉक्टर साहब के सिग्नल वीक हैं, अभी अभी आ जाते हैं। उनको फोन करके बोलो जरा। प्रदीप हाँ जी। हाँ जी सर, अब आ गए आ गए। प्रदीप जी आवाज नहीं आ रही? आप आ गई सर, आवाज अब आ गई। हाँ, तो कब कट गई थी? सर जब आप श्वासों का बोल रहे थे तब कट गई थी। जी हाँ, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हमारे फेफड़ों की क्षमता है लगभग 4 से 6 लीटर वायु अपने अंदर स्टोर करने की, और जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लेते हैं उसमें मुश्किल से हम 1 से 1.5 लीटर वायु ही अंदर ले जा पाते हैं। तो बाकी क्षमता का कभी प्रयोग ही नहीं कर पाते। उसी का परिणाम होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, और ऑक्सीजन न जा पाने की वजह से फिर शरीर में सारी बीमारियां आती हैं। अभी जो 2016 का जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने भी यही कहा कि यदि हमारी कोशिका को हर एक सेल को, हर एक कोशिका को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे तो फिर बहुत सारी बीमारियों से यानी कब्ज से लेकर कैंसर तक हमारा बचाव हो सकता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा श्वास लेने का तरीका ठीक हो। ये प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों की ही बात मैं कर रहा हूँ। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, तो आइए सबसे पहले हम इसी को समझें और इसको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें। जिन लोगों का तरीका ठीक नहीं है वो लोग 3 दिन थोड़ा अवेयरनेस के साथ सांस लेंगे तो उनका श्वास लेने का तरीका ठीक हो जाएगा, और उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुरंत बढ़ जाए, थोड़ा समय लगता है। हमारी जीवन शैली जैसी रहेगी उसी के अनुसार ये धीरे धीरे बढ़ेगी। अब प्राकृतिक चिकित्सा का दूसरा सिद्धांत है कि शरीर में फॉरेन मैटर्स का अकोमुलेशन होने से, यानी विजातीय द्रव्य इकट्ठे होने से बीमारियां आती हैं। वो द्रव्य किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो आपके लंग्स में भी हो सकते हैं, किडनी में भी हो सकते हैं, आपके इंटेस्टाइन्स में भी हो सकते हैं। हमारे शरीर के 4 निष्कासक अंग हैं, उन चारों में से कहीं भी हो सकते हैं, और जहां भी वो रुक जाएंगे उसी से संबंधित वो रोग पैदा करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि यदि हम शरीर को शुद्ध कर लेंगे, फॉर मैटर्स का अकुमुलेशन होगा नहीं तो वो फिर नहीं रहेगा। आम शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, लोगों की जो आम भाषा है उसका। आम लोग कहते हैं कि कीड़े कहाँ रहते हैं? गंदगी में रहते हैं। एक जीव है सुअर। सुअर को यदि आप सफाई में छोड़ेंगे तो वो वहां नहीं रहेगा, वो लौट करके गंदगी में ही जाएगा। एक जीव है घोड़ा। घोड़े को आप गंदगी में छोड़ेंगे तो वहां नहीं रहेगा, वो लौट करके सफाई वाली जगह में ही आएगा। वो उसका स्वभाव है। तो सामान्य तौर पर कहें तो बैक्टीरिया या वायरस कोई भी हो, वो वहीं पलेगा बढ़ेगा जहां उसको पलने और बढ़ने का वातावरण उसके अनुकूल मिलेगा। एक सामाजिक उदाहरण के माध्यम से मैं पुनः समझाना चाहूंगा। आपके
घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके पास अपने उतने संसाधन नहीं है और आपने उसको घर पर के द्वार पर आते बहुत अच्छे ढंग से वेलकम किया, हंसते हुए उसको बाहों में भर लिया, अंदर ले जाकर के खूब उसको अच्छा अच्छा पकवान खिलाए, उसके साथ बैठकर बातें की, रात को सोने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की, सुबह उठ करके फिर से अच्छा नाश्ता खिलाया, और वो सारी चीजें यदि उसके घर में नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? वो आपके यहाँ रहने का उसका मन करेगा। इसके विपरीत दूसरा यदि कोई व्यक्ति ऐसा आया है जिसको आप चाहते नहीं और उसको देख करके आप मुंह फेर लेते हैं, फिर भी वो उसकी मजबूरी होगी तो वो आपके अंदर आ जाएगा, और अंदर बैठा कर आपने उसको पानी नहीं पिलाया, उसकी अच्छी तरह से आवभगत नहीं की, तो क्या वो रुकेगा? फिर भी कोई मजबूरी होगी तो हो सकता है रुक जाए, उसके बाद वो रात को भी मजबूरी है उसकी रुक जाएगा, लेकिन रात को यदि वो उसको वहां मच्छर काटते रहे, सो नहीं पाया ठीक से, तो वो सुबह उठते ही भागने का उसका मन करेगा। दोनों स्थितियों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक वैसे ही हवा में वायरस और बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं, लेकिन यदि हमारे शरीर में, पहली बात तो परमात्मा ने ऐसी इम्यूनिटी बनाई है कि वो प्रवेश कर ही नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा मैकेनिज्म है। लेकिन फिर भी यदि वो प्रवेश कर गए हैं तो फिर वो तब ही और बढ़ पाएंगे जब आप उनके अनुकूल उनको वातावरण देंगे, और वातावरण नहीं मिला, आपका अंदर से शुद्ध मिला, उनको कोई फॉरेन मैटर्स मिले ही नहीं, तो फिर वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब यही आ रहा है, जो लोग ठीक हो रहे हैं उनका शरीर, हम ये कह सकते हैं कि उसमें उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, या उनमें फॉरेन बॉडीज का अक्यूमुलेशन नहीं था, इसलिए वो वायरस वहां जाकर के खत्म हो गया और उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जो एक प्रतिरोधक क्षमता है वो 3 तरह की है मुख्य रूप से, लेकिन अभी इस दौरान एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है हार्ड इम्यूनिटी का। उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। आज सारा संसार इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यदि हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना लेंगे तो हम इस रोग से, और इसी से नहीं, भविष्य में भी कोई ऐसा वायरस आ सकता है, उससे भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यदि हम अपनी इम्यूनिटी को बचा करके रख सकते हैं, तो जो भी कोई जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, किसी भी तरह की बीमारियां हैं, सबका हम आसानी से अपना बचाव भी कर सकते हैं, और यदि हो भी गई है तो फिर हम उनको आसानी से दूर भी कर सकते हैं। तो ये इम्यूनिटी हमारी 4 प्रकार की होती है। एक तो जन्मजात है, जिसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ये अनस्पेसिफिक है, और माँ से हमें ये प्राप्त होती है। और शरीर के 9 द्वार हैं, 9 के 9 द्वार पर ये परमात्मा ने व्यवस्था की है, वो अपना काम वहाँ करती रहती है। इसको बैरियर इम्यूनिटी भी कहती है। ये बाहर से किसी भी तरह के आने वाले बैक्टीरिया और वायरस से हमारा बचाव करती है। जो स्किन से पर है तो स्किन में भी, आंखों के आंसू में भी वो है, ईयर के वैक्स में भी है, नाक से जो म्यूकस निकलता है उसमें भी है। तो सब जगह परमात्मा की ऐसी व्यवस्था, हमारी जो टीएलसीज हैं, जो डब्ल्यूबीसी हैं, उनके अलग अलग न्यूट्रोफिल्स आदि जो कोशिकाएं हैं, एओसिनोफिल आदि, उन सब के माध्यम से ये शरीर की रक्षा करती है। फिर दूसरी इम्यूनिटी है एडेप्टिव, जो शरीर में कोई एक रोग या कोई एक वायरस घुसने के बाद शरीर अपने आप में पैदा करता है। तो शरीर में पैथोजेंस बढ़ जाते हैं, उनके अगेंस्ट ये होता है। आजकल एंटीबॉडीज, आप काफी शब्द सुन रहे होंगे, ये तो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो ये हमारी एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी है। फिर एक है पैसिव इम्यूनिटी, वो हमें वैसे माँ के दूध से मिलती है, लेकिन आजकल आप शब्द सुन लोगे प्लाज्मा थेरेपी, इससे भी प्रयास किया जा रहा है। और जो वैक्सीन बनने की बात हो रही है, वो भी एक बाहर से पैसिव इम्यूनिटी के तौर पर काम करेगी। और वैक्सीन आने में वैज्ञानिक तरीके से, जो यदि ठीक ढंग से यदि उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लगभग कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। इससे पहले यदि हम जल्दबाजी करेंगे तो न जाने कितनी तरह के उसका नुकसान भी हमें संभावित हो सकता है। और चौथी है हार्ड इम्यूनिटी। ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब टोटल आबादी का लगभग 60 से 70% संख्या संक्रमित हो जाती है, तो बॉडी अपने आप ही उसको, बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, वो डेवलप करती है, और उससे फिर धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाता है या कम प्रभावित हो जाता है। अभी स्वीडन में इसका प्रयोग चल रहा है। अपने यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन वहाँ हार्ड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए उस कॉन्सेप्ट को आधार बना करके, और स्वीडन में
इस इम्यूनिटी का प्रयोग करके इस रोग का इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें योग और प्राकृतिक चिकित्सा से सीधे जुड़ी हुई। मैंने जैसे पहले चर्चा की आपसे कि ये रोग लंग्स को प्रभावित करता है और नाक के माध्यम से ज्यादा अंदर प्रवेश करता है, जैसा कि अभी हम मास्क का प्रयोग कर रहे हैं कि नाक के माध्यम से न जाए। तो नाक में पहले तो बाल हैं, फिर म्यूकस है, उस म्यूकस के अंदर भी फिर उसके बाद टर्बिनेट्स हैं, और अंदर पूरा एक मैकेनिज्म है बॉडी का, वो उसको नहीं अंदर सरवाइव करने देता। पर हमारे योग में इस जो हमारा साइनस का और जो ऊपर का एरिया है, इसको शुद्ध करने के कुछ विधियां हैं। उन विधियों का प्रयोग करके यदि हम म्यूकस से बचे रहें, कफ को ना बढ़ने दे, तो इस बीमारी से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। अभी देखने में आया है कि सांस की तकलीफ लोगों को हो रही है। प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद के अनुसार श्वास संबंधी जो तकलीफें हैं, वो शरीर में कफ की वृद्धि होने से होती है, और कफ को यदि इस हिस्से से हम खत्म कर दें या कम कर दें, तो फिर वो प्रभावहीन हो जाएगा। उसके लिए हमारे यहाँ योग में, मैंने पहले तो बताया कि श्वास प्रॉपर लेना सीखें। दूसरा, एक रबड़ नीति, जल नीति और कपालभाति, तेल नीति, ये 4 क्रियाएं हैं। एक कुंजल है, पानी पी करके गर्म पानी में थोड़ा हल्का इलायची उबाल करके, सौंठ उबाल करके उसको पीते हैं, 3 गिलास 4 गिलास क्षमता के अनुसार, और फिर उसको वोमिट कर देते हैं। तो उससे हमारे लंग्स में और ऊपर के हिस्से में जो भी कफ है साइनस में, वो सब बाहर निकल जाता है और उससे राहत मिलती है। इसके साथ साथ फिर एक रबड़ की ट्यूब होती है, वो नाक में डालकर मुंह से निकालते हैं, उसको रबड़ नीति बोलते हैं। उसके बाद जल नीति होती है, एक प्रक्रिया विशेष तरह का लोटा होता है, उसमें नमक मिला करके, और फिर वो नाक से पानी को निकालते हैं। फिर उसके बाद नाक में देसी गाय का घी या सरसों का शुद्ध तेल या बादाम का रोगन या फिर आयुर्वेदिक षड बिंदु तेल आता है, वो तेल डालते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं बहुत ही लाभकारी हैं। श्वास संबंधी जो भी तकलीफ है, उन सब के लिए ये उपयोगी है। तो लेकिन ये किसी योग विशेषज्ञ के देखरेख में करनी चाहिए, ये जरूरी है। वैसे आजकल नेट के माध्यम से इन सब चीजों को आप समझ सकते हैं, पर अच्छा रहेगा कि किसी योग विशेषज्ञ के निर्देशन में करें, तो ज्यादा लाभकारी रहेगा। दूसरा, योग में प्राणायाम की बात आती है। बहुत आसान है केवल डीप ब्रीदिंग करना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ठीक से हम श्वास लेना सीख जाएं बस। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो बैठकर नहीं कर सकते, तो मैं इतना भी कहने को तैयार हूं कि बैठ करके भी नहीं कर सकते, तो आप लेट कर तो कर सकते हैं। लेटे लेटे केवल लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें, तो भी बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप करने में सक्षम हैं, तो फिर आप पहले 5 मिनट कपालभाति अभ्यास करें, 5 मिनट फिर अनुलोम विलोम करें, और 5 मिनट सूर्य भेदी प्राणायाम एक है इसमें विशेष तौर पर जिनको कफ संबंधी तकलीफ है उनके लिए, तो वो प्रयोग करें, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ आसन भी हैं, वो मैं आपको नेट के माध्यम से भेज दूंगा, और आप लोग यदि ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, और या फिर फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ा रह सकता हूं, तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाकर या ट्विटर से भी वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। मोबाइल नंबर चाहिए तो आप लोग नोट कर सकते हैं, 99992079 क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, ये एक बार तो प्रॉपर आपको सीखनी ही चाहिए ठीक से, नहीं तो फिर उसमें कुछ दिक्कत भी हो सकती है। और एक हमारा बहुत आसान सा इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा का, धूप स्नान, सनबाथ। सभी लोग घर पर कर सकते हैं उसको। मैं आज ही पढ़ रहा था तो जानकारी मिला कि यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा सा धूप का अभाव रहता है, और जिन देशों में धूप का अभाव रहता है, वहां उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी की कमी होने से भी ये वायरस ज्यादा परेशान कर रहा है, ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो अपने यहाँ तो परमात्मा की कृपा की इतनी धूप अवेलेबल है, और हमें कम से कम डेली लाइफ में 5 से 10 मिनट, और वर्तमान में जब आप लॉकडाउन में हैं, तो आप कम से कम आधा घंटा धूप में बैठें, और प्रयास करें कि धूप 15 मिनट आपकी रीढ़ की हड्डी पर लगे और 15 मिनट नाभि पर लगे।
महिलाओं को थोड़ा इसमें दिक्कत होगी घर पे करने में, लेकिन पुरुष लोग ऐसा अवश्य करें। और महिलाएं हैं कि जितना हो सके कम से कम वस्त्र में घर पर बैठ सकते हो, वो उतना धूप में बैठें, तो उनसे विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी मिलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और सहजता के साथ आप इससे बच भी पाएंगे। और भगवान ना करे यदि किसी को तो कोई संक्रमित हो भी गया है, तो वो जल्दी ही रिकवर भी कर लेगा। एक मेरा अनुभव ये आया, मैं क्योंकि इस विषय पर इन दिनों जुड़ा हुआ हूँ, कि जो ज्यादातर लोग मर रहे हैं वो बीमारी की वजह से कम, संक्रमण की वजह से कम, लेकिन भय से ज्यादा मर रहे हैं। अभी एक मेरे पुराने पेशेंट थे, उनका एक दिन फोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे तो कफ की थोड़ी शिकायत हो गई, खांसी हो रही है और मैं तो घबरा रहा हूँ, मुझे सांस में तकलीफ हो रही है, कभी आज से पहले हुआ नहीं ऐसा, कि मुझे क्या हो गया और क्यों हो रहा है ऐसा, अब मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मुझे बताइए। मैंने फिर थोड़ा उनको संतुष्ट किया, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत समझाए, और वो क्योंकि जानते थे प्राकृतिक चिकित्सा को, तो उन्होंने किया। तो अगले दिन फिर उनका फोन आया कि जी नहीं, मैं अब आपके से बात करने के बाद में अब मैं काफी हद तक ठीक हूँ। तो भयग्रस्त हो रहे हैं तो वो बड़ी समस्या है। अब भय से बचने के लिए हमारे यहाँ एक पद्धति है, प्रेक्षा बोलते हैं उसको, अभय की अनुप्रेक्षा। उसमें ऑटो सजेशन देना होता है अपने आप को कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं स्वस्थ हूँ या मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे बार बार अपने आप को हम ऑटो सजेशन देते हैं और उससे धीरे धीरे वो मन हमारा शांत हो जाता है। तो देखो कुछ, तो हमें अपने आप को भय से भी बचाना चाहिए। अब उससे बचने के लिए बहुत आसान है, प्राकृतिक चिकित्सा में तो हम कहते हैं कि हंसना चाहिए। हंसने से हमारे शरीर के जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन्स जिसको कहा जाता है, ये सब बढ़ते हैं। और ये बढ़ेंगे तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। अब कितना आसान तरीका है, न कोई दवा खाना, न कहीं जाना, घर पर रहते हुए बस हंसना है। और हंसने के माध्यम आपके पास घर पर बहुत सारे आजकल हो सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि अपने परिवार के साथ बैठकर हंसें, और नहीं तो सोशल मीडिया पर आने वाले चुटकुले और कितने तरह की चीजें हैं, उनका सबका सहारा लेकर आप हंसें। हंसने से आपके लंग्स की और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की भी एक्सरसाइज होगी, और ये दोनों नर्वस सिस्टम को भी टोनिंग होगी, ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, तो ब्रेन में जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी आपको आ रही है, वो दूर होगी। लंग्स को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो लंग्स से रिलेटेड पूरी बॉडी को जो भी ऑक्सीजन पहुंचानी थी वो सब भी पहुंचेगी। और हंसने से जो पेट में वाइब्रेशन होगा, उससे आपके पाचन तंत्र भी आपका ठीक होगा। कब्ज नहीं रहेगी तो फॉरेन मैटर्स का अकोमोडेशन नहीं होगा, और उससे आपका शरीर में अशुद्धियां नहीं बढ़ेंगी और रोग से बचाव होगा। तो इतना अच्छा ये उपाय है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक दूसरा उपाय तालियां बजाने का है। ये घर पर रहते हुए सभी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मिनट अवश्य करें, और पांचों उंगलियां आराम से यूं टच होनी चाहिए, इस तरह से। अब आधा अधूरा लोग ऐसे करते हैं, यूं करते हैं, तो उससे फिर लाभ नहीं मिलता है। पांचों उंगलियां आपस में टच हो और पूरा प्रेशर से करें, एक दूसरे हाथ को एहसास हो कि हाँ कुछ हो रहा है। इस तरह से करेंगे तो आप अपने जो आपके शरीर का जो सर्किट है एनर्जी का, उसको एक्टिवेट रख पाएंगे। एनर्जी के सर्कुलेशन में उसका जो सर्किट है उसमें डिस्टरबेंस होने से भी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है और शरीर में रोग बढ़ते हैं। तो आप ये भी आसान सा एक उपाय है जो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम घरों में इन दिनों हैं, और जो सक्षम हैं, सुनने में पढ़ने में आ रहा है कि वो लोग खूब पकवान बना करके खा रहे हैं। अब पकवान खा रहे हैं और यदि एक्सरसाइज साथ साथ आप नहीं करेंगे तो फिर आप ये समझिए कि रोग को जल्दी आमंत्रित स्वयं कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि आप पकवान खाएं, परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दी है तो, लेकिन उसको पचाने की क्षमता भी बनाएं। यदि पचाएंगे नहीं तो फिर वही पकवान आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगा। और उसको पचाने की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे आसान है कि आप घर बैठे बैठे अपना आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। इनमें कहीं जाना नहीं है, कोई साधन बाहरी किसी की आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत आसानी से घर में बैठकर आप कर सकते हैं। अब जो घर में बंद रहने से एक तरह का अनकंफर्टनेस जो बढ़ रही है हमारे लिए,
इरिटेशन बढ़ रहा है, और परिवारों में रहने से जिनके विचार नहीं मिलते थे आपस में पारिवारिक सदस्यों के, उनकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उनका बहुत आसान सा एक उपचार, दो तो मैंने अभी बताया आपको, हंसने का, तालियां बजाने का। तीसरा बहुत आसान है, संगीत सुनना। और चौथा उससे भी अच्छा, यदि मैं सबसे अच्छा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ध्यान करना। ध्यान में कोई जटिलता नहीं है, बहुत आसान है। जैसे अभी हमने सबसे पहले ओम का उच्चारण किया, इसको ओमकार ध्यान बोलते हैं। इसी को आप बार बार रिपीट करें तो इससे लाभ मिलेगा। एक तो ये होगा कि आप लंबा गहरा श्वास भरेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी जाएगी, बॉडी में पूरी में जाएगी, ब्रेन को भी, हार्ट को भी, लंग्स को भी, किडनी को भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी, सभी को तो पूरी ऑक्सीजन मिलेगी और सबकी वर्किंग कैपेसिटी बराबर बनी रहेगी। फिर जब हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तो हमारे ब्रेन का अल्फा और डेल्टा दो स्टेटस होते हैं। तो डेल्टा स्टेटस में की अवस्था में जाने से बहुत सारे सूदिंग इफेक्ट उसके आते हैं और एंजाइटी धीरे धीरे उससे रिलीज हो जाती है। ओमकार ध्यान में यदि कोई धर्म या पूजा पद्धति की वजह से किसी को तकलीफ लगती हो तो फिर मैं दूसरा भी बता रहा हूं कि आप केवल सीधे आराम से बैठ करके अपने श्वासों को महसूस करें। इसको हम बोलते हैं साक्षी ध्यान। श्वास आ रहा है और जा रहा है। अब श्वास आते जाते देखेंगे, उसके साथ साथ थॉट्स भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। धीरे धीरे जो विचार आते और जाते रहेंगे तो एक स्टेज आएगी कि वो सारे विचार स्वयं खत्म हो जाएंगे और आप विचार शून्यता की अवस्था में होंगे। यही विचार शून्यता की अवस्था ध्यान की अवस्था होगी। और उसमें जो भी आपका टेंशन है, जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो नियमित अभ्यास से धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। तो अब ये सारे बहुत आसान आसान सी बातें हैं जिनको अपना करके आप अपने शरीर को रोगों से बचा सकते हैं। एक प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि शरीर अपने आप को स्वयं ठीक करता है। अब इस सिद्धांत को आधार हमें मानना ही चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे शरीर में कोई चोट लग जाती है, कोई घाव आ गया, कोई हड्डी टूट गई है, तो बाहर से चिकित्सक उसको ठीक नहीं करता, वो सपोर्ट करता है। हीलिंग तो अंदर से होती है। तो हीलिंग विद इन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम इस वायरस से ग्रस्त हो भी गए हैं तो भी हम बाहरी सपोर्ट लेते हुए, जो भी सावधानियां बताई गई हैं उनका ध्यान रखते हुए, अपने शरीर की जो अपने आप को हील करने की क्षमता है उस पर विश्वास रखें और किसी भी घबराहट से बच करके रहें, तो हम उस पर जल्दी से, आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। अब इन सब चीजों को सहजता से डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। हम चाहते तो हैं कि हमें स्वास्थ्य भी अच्छा मिले, और लेकिन उसको लिए जो कुछ करना चाहिए वो करने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम सब स्वभाव से आलसी हैं और उसी आलस का ही परिणाम फिर हम भुगतते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें महत्व किस चीज को देना है। आजकल अर्थ प्रधान युग है, समय है, और इसमें हम ज्यादा ध्यान जो हमारा है वो माया को देते हैं, अर्थ को दे रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। आज हमने उसको उल्टा कर दिया है। हमने प्राथमिकता दी है माया को और सोचते हैं काया तो जाए भाड़ में, माया होगी तो माया से काया को ठीक कर लेंगे। लेकिन न कभी ऐसा हुआ, न कभी ऐसा होगा। ऐसा होता तो कोई भी मायापति, कोई खरबपति कभी मरना नहीं था, कोई बीमार नहीं होना था। इसलिए आइए हम सत्य को स्वीकार करें और माया की अपेक्षा काया को प्राथमिकता दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा नहीं कमाएं। मैं परमात्मा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सबके सब खरबपति बने। लेकिन खरबपति तब बने जब आप उस खरब रुपए का भोग करने लायक हो। अब ऐसा है ही नहीं तो फिर नहीं हो सकता। बहुत अरबपति लोग मेरे संपर्क में आते हैं और गाड़ी में आते हैं और उठ करके मेरे केबिन तक भी नहीं आ सकते। मुझे उठ करके उनको जाकर गाड़ी में देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति होती है, मतलब उनको श्वास भी नहीं आ रहा होता। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस पैसे का क्या लाभ जो आप उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में खूब मिठाइयां रखी हुई हैं लेकिन आप डायबिटीज के हैं तो आप खा नहीं सकते। खूब ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं लेकिन आप
कार्डियक पेशेंट हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी हाई रहता है तो आप खा नहीं सकते। आपके घर में खूब नमकीन रखी हुई है, लेकिन रोस्टेड काजू रखे हुए हैं, लेकिन आप यदि खा नहीं सकते, एसिडिटी आपको है, तो फिर आपके लिए वो किस काम का। आपका घर 4 मंजिल का बना हुआ है, लेकिन चौथी मंजिल पर चढ़कर आप देख ही नहीं सकते कि आसपास का नजारा क्या है, तो फिर वो किस काम का। आपकी जेब भरी हुई है कि आप खूब घूमने जा सकते हैं, लेकिन गोवा के समुद्र किनारे किसी भी हिल स्टेशन पर कहीं भी जाएंगे तो वहां आपके घुटने चाहिए, आपका हार्ट स्वस्थ चाहिए और आपके लंग्स स्वस्थ चाहिए। ये स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर आप कैसे घूम पाएंगे। फिर घर में हमें हमारी मूल आवश्यकता है कि हम लोग प्यार चाहते हैं, लेकिन प्यार भी यदि नहीं मिल रहा है, सुरक्षित भी नहीं महसूस कर रहे हैं, तो बेसिक जो नीड्स हमारी वही पूरी नहीं हो रही है। भयभीत रहते हैं पैसा होने की वजह से, कब कोई चोर आ जाएगा, कब कोई अपहरण कर लेगा, कब इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ जाएगी। इस तरह की समस्याओं से यदि हम तनावग्रस्त रहते हैं तो फिर वो पैसा हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और यदि सब भी हो गया, रात को फिर थक कर हार कर सो गए, सोने के लिए आए आप, सोने के लिए बहुत अच्छा आपका बेड भी है, स्लीप वेल का रूम भी इसी है, और सब वहाँ रूम फ्रेशनर भी है, कोई धूल धुआं मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं है, और सब कुछ अच्छा होते हुए भी फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है। मैट्रेस तो आपका स्लीप वेल का है, लेकिन स्लीप वेल तो नहीं है ना, वेल स्लीप तो नहीं है। तो जब उसमें करवटें बदल रहे हैं पड़े पड़े, तो फिर वो सारी चीजें किस काम। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस जो दृष्टिकोण है उसको थोड़ा बदलें, और उसका बदलना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। केवल इस बीमारी से नहीं, मैं पूरे जीवन की और अन्य बीमारियों से बचाव की बात कर रहा हूँ, आनंदमय जीवन की बात कर रहा हूँ। योग और प्रकृति के साथ जुड़कर रहेंगे तो आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, शांति, सौंदर्य, शक्ति, संतोष, ऊर्जा और आनंद सब मिलेंगे। लेकिन यदि आप इनका पालन नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजों के लिए आप तरसते रहेंगे। कहने के लिए आपको चाहे कुछ भी होगा, लेकिन आप उसका उपभोग करने लायक, उसका सुख भोगने लायक नहीं रहेंगे। मैं अपनी बात को लास्ट में ले जाते हुए कहना चाहूंगा, आपसे सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रकृति को माँ मान लें, योग को पिता मान लें, और खुद को बच्चा मान करके अपने आप को इनकी गोद में बैठा दें, इनको समर्पित कर दें। फिर देखिएगा ये प्रकृति माँ और ये योग पिता कितना आपको वात्सल्य देंगे, कितनी ममता देंगे, कितनी सुरक्षा देंगे। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं हो सकती कि आप फिर परेशान रहें। तो आप ऐसा कीजिएगा, इन दोनों को अपनाइए। एक गाना आपने सुना होगा, और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो प्राय बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में से थक हार करके आते हैं, जहाँ उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, और जब आखिर में प्रकृति की शरण में आते हैं तो फिर वो बहुत सारी तकलीफों से धीरे धीरे उनको निजात मिल जाती है। तो ये गाना आपने सुना होगा, जब सब तुम्हारा हृदय तोड़ दें, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दें, तब भी तुम प्रकृति के पास आना प्रिय, प्रकृति का दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो हम प्रयास करें, आइए सत्य को स्वीकार करें, और सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। इस और वायरस वगैरह जो आज है या भविष्य में भी आने की जो संभावना है, उन सब से भी आप अपना बचाव कर पाएंगे। एक निवेदन मैं आपसे और विशेष तौर पर करना चाहूंगा कि आजकल हम सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आपने भी पढ़ लिया होगा, मीडिया से सुन लिया होगा कि जो सैनिटाइजर प्रयोग कर रहे हैं तो हाथों को नुकसान पहुंच रहा है। तो नेचुरल सैनिटाइजर का आप प्रयोग कर सकते हैं। अपना नमक या फिटकड़ी, बहुत हजारों सालों से परखा हुआ सैनिटाइजर है, उसका प्रयोग आप करें। इसी तरह से मास्क प्रयोग करें, लेकिन सिंथेटिक कपड़े से बने हुए नहीं, कॉटन से बने हुए, घर में बने हुए मास्क का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल हम मास्क, पीपीई किट और ये सैनिटाइजेशन के लिए बोतलें कितना ही हम यूज करेंगे, और उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, उस तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं गया है। तो हम प्रकृति से जुड़े हुए लोग ये आपसे निवेदन करते हैं कि आप यदि अपना बचाव भी करना चाहते हैं तो वो भी उसमें भी प्रयास करें कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें। नहीं तो ये जो पीपी किट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, मास्क को डिस्पोज ऑफ करने के लिए
बहुत सारी चीजों का हमें और एहतियात बरतनी पड़ेगी, और वो एक नया बर्डन, नया बोझ हम सब पर भी रहेगा। हमारे यहाँ उतनी सावधानी हम नहीं रखते कि बहुत साइंटिफिक वे से हम उसको डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे। हम लोग यूं ही फेंक देते हैं, तो वो भी खतरनाक हमारे लिए हो सकता है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि अपना प्रकृति के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करें, और जितना हम प्रकृति को बचा करके रखेंगे, प्रकृति भी हमारा उतना ही ख्याल रखेगी। जो प्रकृतिवादी हैं वो एक तरह से आजकल खुश भी हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रकृति अपना बैलेंस करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की है। हम लोगों ने अपनी तथाकथित सो कॉल्ड डेवलप मॉडर्न लाइफस्टाइल से प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। यूज एंड थ्रो का जो चिंतन और हमारे शैली में शामिल हो गया, जीवन शैली में, उससे प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया, और उसी का परिणाम है कि प्रकृति अपना बैलेंस करने के लिए इस वायरस को लेकर के आई। तो आइए पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम प्रकृति की व्यवस्था को समझें, प्रकृति से प्यार करें, योग से प्यार करें। इन दोनों से प्यार करेंगे तो ये भी दोनों आपसे प्यार करेंगे और आपको किसी भी तरह की समस्या से बचा करके रखेंगे। परमात्मा आप सबको इतना सामर्थ्य दे कि आपने जो सुना है उसको अपने आचरण का हिस्सा बनाएं और आनंद में जीवन जिए। आप सब सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। और मेरे ख्याल से समय हो गया है। आप यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो स्वागत है।